जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर आपके साथ स्टार्ट करते हैं जी। अब इसको देखें जरा गौर से, तो यहाँ पर हमें नजर आएगा जी, ये तो थे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हमने देखी। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ इंडिया। जी स्टूडेंट्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडरस्टूड है। इसके 395 आर्टिकल्स हैं, 12 चैप्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सेकुलर रियासत है। सेकुलर रियासत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रियासत का कोई मजहब नहीं होता, रियासत का कोई कंसर्न नहीं होता कि उसके जो नेशनल्स हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले शहरी हैं, वो किस तरह अपने मजहबी रसूमात बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और उससे रियासत का कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। रियासत किसी पर मजहबी जो है किसी भी किस्म की ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकती कि आप इस मजहबी एक्टिविटी को फॉलो करें, या हिंदुत्व की किसी पॉलिसी को फॉलो करें, या किसी और टाइप की किसी एक्टिविटी को फॉलो करें। तो ये रियासत ये काम नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथ ये महमूद, आपको मैंने म्यूट कर दिया है, ये काइंडली कोशिश किया करें ऑफ ही रखा करें। अच्छा, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मैं चूंकि आपसे पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज रिटन होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अलग अथॉरिटीज हैं, और रियासतें या सूबे जो हैं, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस नहीं है, तो वो जो रियासतें हैं, जो सूबे हैं, उनकी अपनी अथॉरिटी होगी, सूबाई असम्बलियां भी होंगी, सूबों के अंदर अपने फाइनेंशियल इख्तियारात भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी होंगे, लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेटिव इख्तियारात भी होंगे, और सेंटर के अपने होंगे। जो सेंटर के इख्तियारात होंगे वो पूरे मुल्क पर होंगे, और जहां कहीं पर सूबे और सेंटर का क्लैश आएगा तो जो कानून सेंटर का होगा वो प्रिवेल करेगा। यही सिस्टम हमने यूएसए के सिस्टम में भी पढ़ा था, यानी वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का जो सिस्टम है उसमें भी हम देखते हैं कि कानून साजी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन जो 50 रियासतें यूएसए के अंदर हैं उनके अपने भी कवानीन हैं, और उनकी अपनी भी आज़ादी है, फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और लेजिस्लेटिव है। लेकिन कोई कानून जो अमेरिका की कोई भी रियासत ऐसा नहीं बना सकती कि जो अमेरिका का जो फेडरल सेंटर का कानून है, रियासत का एज ए नेशन कानून है, उसके अगेंस्ट वो जाता है। उसमें आर्टिकल 4 की मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी थी। अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसा ही फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी, और यही फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत में भी है। इसके ओपोनेंट एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, जो हमने देखा था ईरान में भी हमें मिलता है, हमें उसके साथ साथ टर्की में मिलता है, चाइना में मिलता है वो यूनिटरी सिस्टम, जिसमें एक ही सेंटर के पास पावर होती है, और जितनी भी स्टेट्स या सूबे जो होते हैं, रियासतें या सूबे होते हैं, उस सेंटर के साथ, उस मुल्क के साथ, उस नेशन स्टेट के साथ वो पावर्स अपने सेंटर से लेते हैं। डेलीगेटरी पावर्स होती हैं, उनकी ओरिजिनल पावर्स नहीं होती, और सेंटर जब चाहे उनसे वो पावर छीन सकता है। और हमने देखा था कि यही यूनिटरी सिस्टम जो है ये यूके के अंदर भी है। हालांकि यूके में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, दो हाउसेज है, हाउस ऑफ कॉमन भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है, लेकिन फिर भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर ऑपरेट करती है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बल्कि यूनिटरी सिस्टम है। उसके बरक्स इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे फेडरलिज्म है। ह्यूमन राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं जी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से हमें नजर आ रहा है कि वहां पर दलित्स के कोई राइट्स नहीं है, शूद्र के कोई राइट्स नहीं है, मुस्लिम्स के अभी नहीं है। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले क्रिश्चियन एक बहुत बड़ा वहां पर जो उनका चर्च था उसको मस्मार करने की वो बात करते हैं। ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर हिंदुस्तान, हिंदुइज्म, हिंदुत्व की बात करते, तो ह्यूमन राइट्स को खैर सिर्फ लिखे ही हुए हैं वहां पर, अवेलेबल हमें उस तरह से नजर नहीं आते। सेक्युलर है, मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ कि रियासत का मजहब में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और रियासत मजहबी इन्फोर्समेंट नहीं कर सकता, मजहब को प्रमोट नहीं कर सकता। जितने भी मजाहिब वहां पर हैं वो सब अपने अपने मामला को खुद देखते हैं, रियासत इन्वॉल्व नहीं होती। इसके बरक्स पाकिस्तान और ईरान का जब निज़ाम हमने पढ़ा था तो ईरान में भी स्टेट का जो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह है, और इवन के पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा बेहतरीन निज़ाम है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, बट द रिलीजन ऑफ द स्टेट इज इस्लाम।
बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन दो ऐवानी लेजिस्लेशन होती है। कानून जब तक दोनों ऐवानों से पास नहीं होगा वो कानून बन नहीं सकता, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन या किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। और इंडिया के जो दो ऐवान हैं, यानी लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, 388 788 दोनों के मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे मैं डिटेल में आपको लेक्चर दे चुका हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नेशनल असेंबली लोअर हाउस का हेड भी माना जाता है, हेड ऑफ हाउस भी उसको कहते हैं, और उसके साथ साथ वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसके बरक्स जो है, उसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। इसके साथ साथ पार्शली रिजिड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी शिक को अमेंड करने के लिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को अगर अमेंड करना है भारत के अंदर, तो उनकी लोकसभा यानी नेशनल असेंबली में भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो फिर वो बिल पास होगा, फिर वो चला जाएगा सेनेट यानी अपर हाउस, जिसको राज्यसभा कहते हैं, वहां भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। लोकल गवर्नमेंट के कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी हैं और बड़े ज्यादा ग्रास रूट लेवल तक हैं, और इन लेटर एंड स्पिरिट भारत के अंदर हमें लोकल गवर्नमेंट, विलेज काउंसिल, पंचायत काउंसिल का सिस्टम नजर भी आता है, जो हमारा टॉपिक भी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी करेंगे। और एक अलग ओहदा भी है भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का, सेरेमोनियल ओहदा है, लेकिन ये एक ओहदा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी है। स्टूडेंट्स, होप के जितने भी हमने इसमें आज के लेक्चर में दो तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, ये समझ आए होंगे आपको, और काफी हद तक जो भारत के अंदर आज का मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज किस किस्म की है, स्टेट की नेशनल पार्टीज कौन सी हैं, स्टेट की पार्टीज कौन सी हैं, वहाँ पर जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टीज कौन सी है, वहाँ जुडिशियल सिस्टम कौन सा है, उसके साथ साथ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर कौन सी है, हाउसेस कितने हैं, कौन से हाउस की क्या पार्स हैं, प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टेरियल पार्स क्या हैं, जुडिशियल पार्स क्या हैं, इलेक्शन का सिस्टम कैसे है, हर 5 साल बाद इलेक्शन कैसे आते हैं, उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक लॉन्ग सस्टेनिंग डेमोक्रेसी है, और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी भारत को कहा जाता है। गो के चाइना भी एक डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट में क्योंकि वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी एज सच प्रिवेल चाइना में उस तरह से नहीं करती, बट इंडिया में लेटर एंड स्पिरिट डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें नजर आती हैं। और यही वजह कि वहां पर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे भी ज्यादा जोर दिया जाता है, सारी की सारी डिबेट्स पार्लियामेंट में की जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कैबिनेट स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, उनकी बनाई हुई लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग प्रिवेल करती है, और रिजल्टेंटली फिर उसके समरात इकोनॉमिक पॉलिसीज में, फॉरेन पॉलिसीज में, मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में हमें नजर आते हैं। होप के आज का ये जो हमारा सेशन है, एक वुड बी प्रोडक्टिव, और आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर समझ आई होंगी।